हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आप में से कोई यदि नया है तो कृपया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। आज हम लोग 10th क्लास का सबसे अंतिम वीडियो बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। आज हम लोग जो 10th क्लास में सबसे अंतिम टॉपिक है दहन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं जब पहले दिन वीडियो प्रारंभ किया था उस दिन पूरा का पूरा कंटेंट लिखवाया था। उस कंटेंट में जो कंक्लूजन था वह अंत वाला टॉपिक था। इसके बाद आपका फ्लेम आएगा, फिर एलपीजी आएगा, तो ये तीनों एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आइए आज का हम लोग टॉपिक खत्म करते हैं। आज से 10th क्लास खत्म होगा। कल से हम लोग फिर से तो इसके बाद से जो वीडियो बनेगा वो लेसन 2 का बनेगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंबुशन किसे कहते हैं, यानी दहन। कंबुशन ये हमारा टॉपिक रहा कि दहन किसे कहते हैं, कंबुशन किसे कहते हैं। ठीक है, दहन। तो दहन क्या है? दहन भी एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश की उत्सर्जन करता है या उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। ध्यान से, वह प्रक्रिया जिसमें कोई दहनशील पदार्थ वायु की पर्याप्त आपूर्ति में जलकर पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है या उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे मान लेते हैं कि कोयला को लेते हैं, ये आपका कोयला हो गया। ठीक है, और O2 की उपस्थिति में मैं इसको जलाता हूं। तो जैसे ही मैं इसको जलाऊंगा तो ये CO2 बनाएगा, साथ में हीट और लाइट देगा। तो यहां पर ये हो जाएगा दहन। ये जो प्रोसेस चल रहा है तो क्या कहलाएगी? दहन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पदार्थ जो दहनशील पदार्थ है O2 की उपस्थिति में जलता है। जलने के बाद पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश देता है। 94.2 किलो जूल पर मोल की ऊष्मा यह देता है। ठीक है, इसके बाद से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने CH4 ले लिया या कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले, मैं बार बार कह रहा था, उस समय भी कह रहा था कि कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले, यदि आप उस हाइड्रोकार्बन का दहन करेंगे यानी O2 की उपस्थिति में उसे जलाएंगे तो वह CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और साथ में हीट और लाइट देगा, यानी ऊष्मा और प्रकाश देगा। याद रखिए, ये दोनों जो है आपके फिक्स प्रोडक्ट हैं, ये बदलने वाले नहीं है। इसलिए कहीं भी आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन मिले, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। देखिए हाइड्रोजन में कार्बन है, इसलिए मैं इसको हाइड्रोकार्बन कर रहा हूँ। ऐसे इसका नाम क्या है? मीथेन। ठीक है, इसका नाम क्या है? मीथेन है। ठीक है, और इसमें हीट और लाइट मिला, इसलिए प्रोसेस क्या हो गया? दहन हो गया। ठीक है, अब समझ रही है? तो इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि दहन क्या है। तो दहन वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ O2 की उपस्थिति में जलकर प्रचुर मात्रा में हीट और लाइट देता है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। और इस दहन में आप देखिएगा तो दहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जिसको परिभाषा के तौर पर पढ़ा जाता है। मैं एक बार में सबको क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही कम पढ़ना है इसके बारे में। जो मेन टॉपिक था वो सब हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब दहन से संबंधित जो बातें आती हैं एक बार मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले ज्वलनशील या आप इसे कह सकते हैं दहनशील पदार्थ। ठीक है,
ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ। दूसरा आप कह सकते हैं इसके विपरीत अज्वलनशील या अदहनशील पदार्थ। ठीक है। तीसरा आप कह सकते हैं, तीसरा दहन के पोषक पदार्थ। चौथा दहन के अपोषक पदार्थ। ये दोनों सेम है, एक दूसरे को उल्टा हो जाए, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। इसके बाद है ज्वलनता। ये 5 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ, एक अज्वलनशील या अदहनशील पदार्थ, एक दहन का पोषक पदार्थ, एक दहन का अपोषक पदार्थ और एक ज्वलनता। ठीक है। अब बात यह है कि ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ क्या करते हैं, किसे करते हैं? तो बहुत ही साधारण सा परिभाषा है, समझ के ही हम इस परिभाषा के बारे में लिख सकते हैं। शब्द के आधार पर ही परिभाषा दे सकते हैं। हर एक शब्द में परिभाषा होता है, बस सोचना है। दहनशील मतलब जिसका दहन हो जाए, ज्वलनशील मतलब जो जलता हो, अदहनशील जिसका दहन नहीं होता है, अज्वलनशील मतलब जिसका जो नहीं जलता। अब एग्जाम्पल जैसे ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ बता सकते हैं, दहन में प्रयुक्त वह पदार्थ जो जलता है या वह पदार्थ जो जलता है, वह पदार्थ जिसका दहन होता है, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, एलपीजी गैस हो गया, मोमबत्ती हो गया, डॉट 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 इत्यादि। ठीक है। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल मैं यदि दिखाऊं तो क्या क्या हो सकता है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी गैस, मोमबत्ती, केरोसिन तेल, डॉट 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 और ये ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ है क्योंकि इनको जलाने पर ये जलते हैं। ठीक है। अब अज्वलनशील या अदहनशील पदार्थ एग्जाम्पल जो नहीं जलता है, जलाने का भरपूर प्रयास करते हैं लेकिन नहीं जलता है। ठीक है। जैसे ईंट है, पत्थर है, बालू है इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। और यदि दहन के पोषक पदार्थ तो कहता है कि दहन की प्रक्रिया जिन पदार्थों की उपस्थिति में संपन्न होती है वह दहन के पोषक पदार्थ कहलाते हैं। यानी हम एक भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक होता है, मतलब जिसकी उपस्थिति में दहन क्रिया संपन्न हो रही है, जो दहन करने में सहायता दे रहा है। जैसे आप देखिएगा भूपर्पटी पर किसी माचिस की तिल्ली को जलाने पर वह जलता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यानी भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है, जो गैस पाया जाता है वह है ऑक्सीजन, और वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में भूपर्पटी पर होने के कारण वह सलाई की तिल्ली जलता रहता है, जल्दी बुझता नहीं है। इसका कारण क्योंकि O2 दहन का पोषक पदार्थ है, यानी ऑक्सीजन दहन का पोषक पदार्थ है। ठीक है। इससे पता चलता है कि वैसे पदार्थ जो दहन क्रिया में सहायक होते हैं वह दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम O2 ले सकते हैं। O2 के अलावा भी प्रयोगों द्वारा कुछ दहन होते हुए देखा गया है किसी और गैस के वातावरण में, जैसे Cl2 गैस के वातावरण में, N2 गैस के वातावरण में भी दहन क्रिया संपन्न होती है, संभव होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यदि बात करें तो दहन के पोषक पदार्थ ऑक्सीजन हो सकते हैं, रेयर कंडीशन में नाइट्रोजन भी हो सकता है और आपका क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन आपको O2 न हो तो भी नाइट्रोजन में हो रहा है, क्लोरीन में हो रहा है, तो ये दोनों तीनों क्या हो जाएंगे? दहन के पोषक
नपुंसक पदार्थ हो जाएंगे। लेकिन N2 की मात्रा अधिक हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर वह दहन का अपोषक हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिए। आगे दहन में पोषक पदार्थ और अपोषक पदार्थ क्लियर हुआ कि वे पदार्थ जो दहन क्रिया में सहायक होते हैं दहन में पोषक पदार्थ कहलाते हैं, वे पदार्थ जो दहन क्रिया में सहायक नहीं होते हैं दहन में अपोषक पदार्थ कहलाते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा इस पूरे प्रक्रिया में वह है ज्वलन ताप, जिसको आप लोग इग्निशन टेम्परेचर के नाम से जानते होंगे। इग्निशन टेम्परेचर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये आपका ज्वलन ताप का अंग्रेजी। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान कहता है इग्निशन टेम्परेचर क्या है, यानी ज्वलन ताप क्या है। तो कहता है कि आप एक लकड़ी का कुंदा लीजिए, कुंदा मतलब लकड़ी का पूरा गोला, या काम को छोड़िए, एक लकड़ी का मोटा सा कोई लकड़ी लीजिए, मोटा सा लकड़ी, या लकड़ी का मोटा सा काट लीजिए और एक कागज लीजिए, दोनों को जलाइए। कौन जल्दी जले? कागज। और लकड़ी का ये जो काट लिए ये नहीं जलेगा जल्दी से, क्यों? कारण बताएंगे। दूसरा, अब मैं कागज लेता हूँ, पेट्रोल लेता हूँ और जलाना शुरू करता हूँ, जल्दी कौन जलेगा? समझ रहे हो? कौन जलेगा? पेट्रोल जलेगा। क्यों जलेगा? समझा? ज्वलन ताप कहता है कि किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप, किसी भी पदार्थ में समझना है ज्वलनशील पदार्थ जो जल सकता है, ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, वह पदार्थ वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। फिर सुनिएगा, किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह जलना प्रारंभ करता है, वह न्यूनतम ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। जैसे और अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, यानी विभिन्न पदार्थों का ज्वलन ताप भिन्न भिन्न होता है। यही कारण है कि कागज जल्दी जल गया, लकड़ी का काठ नहीं जला। क्यों? क्योंकि लकड़ी के काठ का जो इग्निशन टेम्परेचर है, ज्वलन ताप है, वह कागज की अपेक्षा ज्यादा है और कागज का कम है। तो सलाई की तिल्ली से जैसे ही आप उसके सामने ले गए हैं तो कागज जलना शुरू कर दिया और ये नहीं जला। और आप ऐसे भी देखते होंगे, अब मान लीजिए मोमबत्ती ही जला रहे हैं या लकड़ी कहीं आग पकड़ा हुआ है और उसको लकड़ी ले जाकर क्या ले जाते ही आग पकड़ लेता है? नहीं, कुछ देर के बाद। मतलब क्यों? कब वो पकड़ता है? आप वहां पर रखिएगा, देखिएगा, धीरे 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 आप देखेंगे लकड़ी आग पकड़ लिया। जिस ताप पर लकड़ी आग पकड़ रहा है, एक टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को नोट कर लेना, ठीक है। जिस न्यूनतम ताप पर, क्योंकि जब वह आग पकड़ रहा है वह उस लकड़ी के लिए न्यूनतम ताप होगा, उस न्यूनतम ताप को क्या करना है? नोट कर लेना है। वही न्यूनतम ताप इस लकड़ी के लिए ज्वलन ताप होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अब हम कभी लकड़ी को जलाएंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि लकड़ी को लगाए हैं अपना जलता रहेगा, नहीं, डायरेक्ट हम उसका टेम्परेचर, उसका ज्वलन ताप बढ़ाएंगे उतने तक। मान लीजिए 343 पहुंचा हो तो डायरेक्ट 343 ले जाएंगे और कहेंगे कि और लकड़ी जलने लगेगा। अब बताइए, ये पता नहीं रहेगा तो हम तो पहले लकड़ी फटा लेंगे, बट ये नहीं जलेगा और कह देंगे कि ये अदहनशील पदार्थ है। लेकिन वह दहनशील पदार्थ है, लेकिन बात क्या है? उसका ज्वलन ताप अधिक है। और यही बात कागज और पेट्रोल में है। कागज की अपेक्षा पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है। यही कारण है कि पेट्रोल कागज की अपेक्षा जल्दी से आग पकड़ लेता है। ये ज्वलन ताप के बारे में बात हुआ और इसी कंसेप्ट के आधार पर कागज के कप में चाय बनाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए कि कागज के कप में चाय कैसे बनाया जा सकता है, इसका कारण स्पष्ट करें, इसकी व्याख्या करें। और आपके किताब में, भारतीय भवन की किताब में या एनसीईआरटी की किताब में या और भी प्राइवेट पब्लिकेशन का किताब पढ़ते होंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का,
ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डील कीजिएगा कि कागज के कप में चाय कैसे बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। और ये ज्वलन ताप क्या है, अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पदार्थ के जलने का एक न्यूनतम ताप होता है, यानी वह वहां से जलना प्रारंभ करता है और उस न्यूनतम ताप को ही हम उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे इसका लगाते हैं तो जलने नहीं लगेगा, सलाई के तेल रहेगा तो जलने नहीं लगेगा, लेकिन कुछ देर तक रखेगा तो ये जलना शुरू कर देगा। तो जिस ताप पर ये जलना शुरू कर रहा है वही इसकी क्या हो जाएगी, ज्वलन ताप हो जाएगी। और अलग अलग पदार्थों की ज्वलन ताप अलग अलग होती है। इस प्रकार से यहाँ पे दहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषित पद हैं वह खत्म हो गए। आइए आगे चलते हैं। अब आती है दहन की आवश्यक शर्तें, जो आपको किताब में दी गई है उसको जान लेते हैं। दहन की आवश्यक शर्तें, तो दहन की मुख्यतः 3 आवश्यक शर्तें हैं। तीन आवश्यक शर्तें कौन कौन? एक दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये 3 इसकी आवश्यक शर्तें हैं कि जब आप दहन क्रिया करा रहे हैं तो पहले आप जांच कीजिए कि आपने जो पदार्थ लिया है वो दहनशील तो हो। अब ऐसा नहीं कि दहन कराना और हम ईंट लिए हुए हैं और परेशान है कि दहन हो ही नहीं रहा है, उष्ण प्रकाश मिल ही नहीं रहा है, तो समझ जाइएगा जरूर वो पदार्थ अदहनशील। अब वहां पर दहन की परिभाषा को गलत नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि जो पदार्थ के लिए दहन के लिए आप लिए हैं वो पदार्थ क्या होना चाहिए, दहनशील होना चाहिए। दूसरी चीज, अब मान लीजिए कि दहन करा रहे हैं और पूरा CO2 गैस भरा हुआ है, तो CO2 गैस दहन का पोषक पदार्थ होता है, जल दहन का पोषक पदार्थ होता है, ठीक है। और पूरा वातावरण में CO2 गैस भरा हुआ है, N2 गैस अधिकतर मात्रा में भरा हुआ है और हम दहन करा रहे हैं, दहन नहीं हो रहा है, हम कहेंगे दहन की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ही गलत है, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप दहन करा रहे हैं तो पहले आप ये भी ध्यान रखिए कि पदार्थ दहनशील है कि नहीं। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति उस वातावरण में है, यदि है तो दहन होगी। तीसरी बात, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी किसी भी पदार्थ के जलने के लिए उसके ज्वलन ताप तक जाना जरूरी होता है। जब तक उस ज्वलन ताप को वह प्राप्त नहीं करेगा वह जलना शुरू नहीं करेगा, यानी आपको धीरज रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या उस ज्वलन ताप तक यह गया है। जैसे ही वह ज्वलन ताप तक जाएगा तो वह दहन होना शुरू हो जाएगा, और यदि नहीं जाएगा तो वह दहन होना शुरू नहीं होगा। तो सब ये भी बात जरूरी है कि किसी भी पदार्थ के दहन के लिए उसे अपने ज्वलन ताप की प्राप्ति होना आवश्यक है। इस प्रकार के दहन की 3 आवश्यक शर्तें जो हैं वह समाप्त हो जाती हैं। एक और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दहन को लेकर, मैं उसको भी डील कर देता हूँ। अभी एक प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ। वह पूछा जाता है कि क्या वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है? आप लोग उत्तर दीजिएगा हाँ है, ठीक है। वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। किसमें? तो उदाहरण के लिए आप दीजिएगा कि जैसे आप मैग्नीशियम को ले लीजिए, जैसे ही मैग्नीशियम धातु के फीते को N2 गैस के वातावरण में, ध्यान से, मैग्नीशियम गैस के
मैग्नीशियम धातु के फीते को N2 गैस के वातावरण में दहन कराते हैं तो ये Mg3N2 देता है और हीट देता है और लाइट देता है, तो यहाँ पे दहन हो रहा है। इसी प्रकार से जब आप ठोस मोम होता है C25H12, ठीक है, इसको हम कहते हैं ठोस मोम। जब आप ठोस मोम को Cl2 गैस के वातावरण में जलाते हैं तो ये बनाता है 25C और HCl, ठीक है, 52 HCl हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। देख रहे हैं, ये जो है कलिक होती है, कार्बन की कलिक जो काजल लगाया जाता है ना वो बन जाती है कलिक, कार्बन ब्लैक कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो दहन यहाँ भी हो रही है और क्या यहाँ पर O2 गैस है? नहीं है, यानी O2 गैस की अनुपस्थिति में भी दहन हो रही है। बात कैसे पता चलेगा? क्योंकि इस प्रक्रिया में हीट और लाइट भी मिल रहा है, और जब भी किसी प्रक्रिया में हीट और लाइट दोनों मिल रहा है तो समझ जाइए वो क्या है, प्रोसेस दहन है। क्या है? कंबशन प्रोसेस है, दहन प्रक्रिया है। और यहाँ पर देखिए O2 गैस की अनुपस्थिति में भी दहन हो रही है, यानी स्पष्ट हो जाती है कि O2 गैस की अनुपस्थिति में भी दहन क्रिया संभव है। इसके बाद हम आगे को चलते हैं और फ्लेम जानते हैं, दहन यहाँ से समाप्त हो गया। और हम लोग फ्लेम यानी ज्वाला के बारे में बात करेंगे। ज्वाला, ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला, द फ्लेम, द फ्लेम, ज्वाला किसे कहते हैं? तो कहता है कि दहन का वह क्षेत्र जिसमें गैसीय पदार्थ जलता है, ध्यान से सुनिएगा, दहन का वह क्षेत्र जिसमें गैसीय पदार्थ जलता है, गैसीय पदार्थ, जैसे मोम, जैसे ही आप जलाते हैं मोम को तो मोम क्या होता है? सलाई की तिल्ली की गर्मी से, सलाई की तिल्ली जो जल रही है उसकी गर्मी से वो पहले पिघलता है, फिर वो वाष्प बन ऊपर जो उठता है, तो वाष्प क्या है? गैस। तो वो अब जल तो रहा है तो वो दहन के ऐसे क्षेत्र में पहुंचता है जहां पर वह गैस जलना शुरू करता है या जलने लगता है, उसी क्षेत्र को हम कहते हैं ज्वाला, ठीक है, ध्यान से समझिए। इसीलिए कहा गया है कि दहन का वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है उसे हम दहन कहते और माफ कीजिएगा ज्वाला कहते हैं। हम ज्वाला की संरचना के बारे में बात करेंगे। ज्वाला की संरचना में हम मोमबत्ती की ज्वाला की संरचना की बात करते हैं, यहाँ पे आप ज्वाला समझेंगे और मोमबत्ती की ज्वाला की संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले आप मोमबत्ती के बारे में जान लें, मोमबत्ती है, ठीक है, तो ये आपका मोमबत्ती है, बना देते हैं, ये आपका मोमबत्ती हो गया, एक धागा इसमें लगा रहता है ना, और इसके ऊपर ये ज्वाला बना है। ये बन गया। मैं आपको बता दूं मोमबत्ती क्या होता है, तो मोमबत्ती एक ठोस मोम होता है। ये देखिए, ये आपका ठोस मोम है, ठोस मोम है, और इसका रासायनिक सूत्र C25H52 होता है। ये क्या है? तो ठोस हाइड्रोकार्बन है, ठोस हाइड्रोकार्बन। अभी ये मोम है यानी वैक्स है, अब इसमें एक बत्ती लगी होती है, देख रहे हैं, ये बत्ती है। अब ये मोम और बत्ती दोनों मिलकर क्या हो जाती है? मोमबत्ती। ये क्या है? मोमबत्ती। दोनों मिलकर मोमबत्ती हो गई है, जिसको अंग्रेजी में हम कैंडल कहते हैं, ठीक है। यानी केवल मोम को कहते हैं वैक्स, कहीं तो वैक्स आए तो समझ जाइए मोम की बात चल रही है, कहीं कैंडल की बात तो समझ जाइए मोमबत्ती की बात चल रही है। मोम में बत्ती लगी हुई होती है, एक धागा लगा हुआ होता है, इसलिए मोमबत्ती हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मोम क्या है? तो मोम
52 होता है, C25H52 होता है। ठीक है, और ये आपका मोमबत्ती रहा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोमबत्ती सलाई की तिल्ली से यहाँ का जो भाग है वह क्या हुआ, पिघला, द्रव अवस्था में गया, फिर वाष्प बन के गैसीय अवस्था में गया और यहाँ आकर दहन क्षेत्र में जलने लगा। इस प्रकार से ये ज्वाला बन गया। तो ये ज्वाला है क्या, देखिए ऐसा दहन का ही क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ आके जल रहा है। इसमें आप ध्यान से देखिए तो आपको 3 चीज मिलेगी। मैं ऊपर वाला मिला देता हूँ। इसमें आप देखिए ध्यान से, 3 मंडल है। एक सबसे बाहर का मंडल है, सबसे बाहरी भाग है, बाहरी भाग है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल। सबसे बाहर का है प्रकाशहीन मंडल। ये आप देख सकते हैं बीच वाला भाग, बीच का भाग है, और इसे हम कहते हैं प्रकाशमान मंडल, लुमिनस जोन, प्रकाशमान मंडल। और सबसे भीतर का भाग है, केंद्र में है, इसलिए इसे हम कहते हैं केंद्रीय मंडल। ये भाग अदहन का क्षेत्र भी कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजी में यदि बात करें तो प्रकाशहीन मंडल नॉन लुमिनस जोन है, प्रकाशमान मंडल लुमिनस जोन है, केंद्रीय मंडल सेंट्रल जोन है। क्लियर? ठीक है, क्या हो गया, सेंट्रल जोन। हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला की बात कर रहे हैं। यानी मोमबत्ती की ज्वाला में 3 भाग होती है। इसकी संरचना बनाइएगा तो इसमें 3 पार्ट मिलेंगे, 3 भाग मिलेंगे। एक सबसे भीतर का भाग जो केंद्रीय मंडल कहलाता है, इस भाग का ताप बिल्कुल नहीं होता है, कहा जाए तो अच्छा है, बिल्कुल कम होता है। और इस भाग में सलाई की तिल्ली ले जाने पर भी वह आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि वहां पर वायु की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। इसलिए यहाँ दहन होता ही नहीं है, और इस भाग को नाम दे दिया गया अदहन का क्षेत्र। क्या नाम दिया गया है, अदहन का क्षेत्र। आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है अदहन का क्षेत्र। इस भाग को कहा गया अदहन का क्षेत्र, केंद्रीय भाग को कहा गया अदहन का क्षेत्र। इसी भाग में माचिस की तिल्ली ले जाने पर वह आग नहीं पकड़ती है, और इस भाग का ताप बहुत कम होता है। इसे अदहन का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वायु की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, जिसके कारण मोम के वाष्प का दहन यहाँ पर नहीं होता। इतनी जानकारी मैं दे दूंगा कि आप कहीं भी जाकर एकदम एक अच्छे प्रभाव पूर्ण तरीके से अपने आप को, अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करा पाइएगा। आगे प्रकाशमान मंडल, बीच वाला भाग प्रकाशमान मंडल कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लुमिनस जोन, ये आपका लुमिनस जोन है। ठीक है, इसको हम प्रकाशमान मंडल कहते हैं। पहले जान लीजिए कि मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बीच का भाग होता है। एक बात मैं इसमें भूल गया आपको बताना, इसमें जो ज्वाला का रंग होगा, ज्वाला का रंग वह नीला होगा। याद रखिएगा, नीला रंग का ज्वाला होगा। ठीक है, इस भाग में आप जाइएगा, बीच वाले भाग में ज्वाला का सबसे बीच का भाग होता है, और यहाँ मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। यानी ऑक्सीजन उपस्थित तो होता है लेकिन कम मात्रा में, तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने के कारण यहाँ मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण कार्बन के सूक्ष्म कण चमकने लगते हैं, और यहाँ पर ज्वाला का रंग पीला हो जाता है, और ये ज्यादा प्रकाशित होने लगता है। इसलिए ये प्रकाशमान मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशमान मंडल कहलाता है। इस भाग में ताप मृदुल होता है, मृदुल मतलब नहीं सबसे ज्यादा अधिक और नहीं सबसे ज्यादा कम। ठीक है, नहीं सबसे ज्यादा अधिक और नहीं सबसे ज्यादा कम, मृदुल होता है, और इसी को प्रकाशमान मंडल कहते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पीला रंग का ज्वाला, पीला रंग का
ज्वाला होता है। यहाँ पे ज्वाला का रंग क्या होता है? पीला होता है। इसके बाद से एकदम 3 मंडल बना के पढ़ना है। कैसे आप लोग जब लिखिएगा परीक्षा में तो 3 मंडल बना के, जैसे केंद्रीय मंडल, फिर इसको व्याख्या करें, जैसे मैंने व्याख्या किया हुआ है। फिर आप क्या करिएगा, आप लिखिएगा बीच वाला मंडल, प्रकाशमान मंडल, फिर आप इसकी व्याख्या करें, तब जाके अंत में आप क्या लिखिएगा, प्रकाशहीन मंडल, फिर इसकी आप व्याख्या करें। मैं एक बार भी इसको बता रहा हूँ, परीक्षा में ऐसे लिखना है। तीनों का टॉपिक बना के इसको क्लैरिफिकेशन करना है इसका, ठीक है ना, इसका व्याख्या करना है। चलिए ठीक है। और प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन शब्द से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रकाश नहीं होता हो, ठीक है। और उसके बाद से आप ये भी जान लीजिए कि ये ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। ये ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है, जिसके कारण मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है और यहाँ पर प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है और ये प्रकाशहीन मंडल कहलाता है। इस भाग में ताप सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक ज्वाला का सबसे बाहरी भाग का ताप होता है, बीच वाले भाग का ताप मृदुल होता है, नहीं सबसे ज्यादा नहीं सबसे ज्यादा कम, और बीच वाला में सबसे कम ताप होता है, अन्यथा होता ही नहीं। इस प्रकार के मोमबत्ती की ज्वाला की जो संरचना वगैरह थी वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे, पूरा बोर्ड पर है, इसको आप लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे इसे क्या क्या नाम से भी जाना जाता है, ये बात मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको अगर आप क्या क्षेत्र कहते हैं, ये भी बात मैंने बता दिया, ठीक है। इसको दीप्त मंडल, प्रदीप्त मंडल के रूप में भी जाना जा सकता है, इसमें कोई नया बात नहीं, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोगों ने दहन पढ़ा, दहन की आवश्यक शर्तें पढ़ा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन पढ़ा, ज्वाला पढ़ा, ज्वाला की संरचना पढ़ा, मोमबत्ती पढ़ा, और अब अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलपीजी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एलपीजी, ठीक है। एलपीजी के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, सबको जानता होगा, फटाक से कर लेता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल गलत है, नहीं लिक्विड नहीं है, वो लिक्विफाइड है, याद रखिएगा, वह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में बात करें तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। क्या? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस शब्द से ही समझ में आ रहा है। आप देख रहे हैं द्रवीभूत यानी द्रव में बदला क्या। तो आइए जानते हैं कि एलपीजी है क्या। तो एलपीजी ठोस और मत कीजिएगा गैसीय हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। कौन कौन सा? याद रखिए एलपीजी में इथेन होता है, C2H6 रासायनिक सूत्र होता है, फिर प्रोपेन होता है, C3H8 रासायनिक सूत्र होता है, फिर ब्यूटेन होता है, C4H10 रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यानी मुख्य रूप से ये 3 हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, एक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कौन कौन? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये तीनों के तीनों गैसीय फॉर्म में रहती हैं, गैसीय फॉर्म में रहती हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये तीनों के तीनों किस में रहती है? गैसीय फॉर्म में, ठीक है। अब उच्च दाब यानी हाई प्रेशर और निम्न दाब लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को एकदम लो कर देना है और प्रेशर को ज्यादा बढ़ा देना है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर यानी उच्च दाब और निम्न ताप पर इन गैसों को द्रवीभूत किया जाता है और बेलनाकार सिलेंडर, बेलनाकार एक पात्र में यानी सिलेंड्रिकल एक पात्र में, बेलनाकार पात्र में इसको एकत्रित करके रखा जाता है। और चूंकि ये रहता है पेट्रोलियम गैस और चूंकि इसे उच्च दाब
इसको शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में हम इसे करते हैं एलपीजी। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में एलपीजी का फुल फॉर्म देता है, इसको याद रखिएगा। अब आता है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, इसमें कौन है। जैसे मान लीजिए आएगा कि एलपीजी के दहन का समीकरण लिखे, तो किसका लिखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिए कि कभी भी समीकरण लिखा जाता है और कोई मिश्रण से बना हुआ हो तो उसका मुख्य घटक लिखा जाता है। मुख्य घटक कौन होता है, जिसकी मात्रा उस मिश्रण में सबसे अधिक है और इसमें सबसे अधिक मिश्रण में जो मात्रा है और ब्यूटेन की है, इसलिए होता है कि इसका जो मुख्य घटक होगा, एलपीजी का मुख्य घटक होगा यानी प्रमुख अवयव होगा, वह कौन होगा, वह होगा ब्यूटेन। याद रखिए क्या होगा, ब्यूटेन होगा। सूत्र भी दे सकता है C4H10 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन एलपीजी का मुख्य अवयव या घटक है, तो ब्यूटेन C4H10। अब है कि एलपीजी के दहन का समीकरण, तो याद रखिए 1 ग्राम एलपीजी का जब दहन होता है, एलपीजी को घरेलू ईंधन के रूप में क्यों उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये प्रदूषण रहित माना जाता है, घरेलू ईंधन में लाभकारी सिद्ध होता है और ये बहुत कम मात्रा में अधिक से अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। इसलिए 1 ग्राम एलपीजी गैस 50 किलो जूल पर मोल का ऊष्मा देता है। यानी यदि 1 ग्राम एलपीजी को जलाइएगा, 1 ग्राम एलपीजी को जलाइएगा आप, एलपीजी 1 ग्राम जलाइए यानी दहन कराइए, आपको क्या मिलेगा, 50 किलो जूल पर मोल की ऊष्मा बनेगा। क्या, CO2 प्लस H2 नीले रंग का जलेगा क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में जलता है। ठीक है, 1 ग्राम एलपीजी का जब दहन होगा तो 50 किलो जूल पर मोल की ऊष्मा निकलेगी। यानी यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि 5 ग्राम एलपीजी जलाने पर कितना ऊष्मा मिलेगा। तो आपको ये याद रहना चाहिए 1 ग्राम में इतना होता है, तो आराम से आप बना सकते हैं कि 5 ग्राम में कितना होता है, 5 केजी में कितना होता है, 15 केजी में कितना होता है। ठीक है, समझ आ रही है। ठीक है, इसके बाद से आपको एक बात और जाननी है कि इसके समीकरण, एलपीजी के दहन का समीकरण दिखाई दे रहा है। एलपीजी के दहन का समीकरण, ठीक है, तो कुछ नहीं, क्या करना है, मुख्य घटक यानी C4H10 को O2 की उपस्थिति में जलाना है यानी दहन कराना है। क्या बनेगा, CO2 H2O हीट और लाइट। मैंने कहा कोई भी आप हाइड्रोकार्बन जलाइए, यहाँ पर ये आपका ब्यूटेन है। हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन है और कार्बन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसलिए ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। कोई भी हाइड्रोकार्बन का दहन कराइए बनेगा CO2 और H2O, फिक्स प्रोडक्ट है, उसमें और प्रकाश निकल रहा है तो दहन हो रहा है। ये हो जाएगा आपका एलपीजी के दहन का फॉर्मूला। माफ कीजिएगा, इक्वेशन जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब बहुत कम लोगों को पता होगा, लिख दीजिएगा, एकदम आराम से नंबर मिलेगा, कटने वाली कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, कोई भी बात नहीं होगी इसमें कटने वाली। और ध्यान रखिए, मैथ में जिस प्रकार से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाने पर नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसमें इक्वेशन बनाने पर नंबर अच्छे मिलते हैं। इसलिए इक्वेशन पर ध्यान दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा इक्वेशन लिखता हूँ, मैं केमिकल फॉर्मूला यूज करता हूँ। इससे आप समझ जाइए कि एक केमिस्ट्री का अच्छा स्टूडेंट यही काम करता होगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर हो सकता है, इसका मुझे हमेशा से ध्यान रखता है हमारे टीचर यही काम। ठीक है, आइए आगे के बढ़ते हैं। एलपीजी के दहन का समीकरण हो गया। अब बात आती है कि एलपीजी क्या कैसा है, तो मैं बता देता हूँ। एलपीजी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। क्या है एलपीजी, प्रॉपर्टीज आ जाती है, कौन बताइए। तो याद रखिएगा, एलपीजी में कोई रंग नहीं होता, एलपीजी में कोई गंध नहीं होता, यानी उसमें वो महकता नहीं है। एलपीजी में स्वाद नहीं होता, तो आप कहिएगा सर तब तो वो लीक होता है तो महकता है। हमको पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रहा है। यही बात बताना है जो सबसे यूनिक है, बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो
एसएच को हम मरकैप्टन कहते हैं, एसएच को हम मरकैप्टन कहते हैं। और इसमें एथिल जोड़िए तो एथिल मरकैप्टन हो जाएगा। और यही पदार्थ है जो एलपीजी के भंडारण के समय यानी लिक्विफाइड करने के समय मिलाया जाता है, जिसके कारण यदि कोई रिसाव या आपके रेगुलेटर पाइप के माध्यम से या सिलेंडर में कहीं से हो रहा होगा तो यही एथिल मरकैप्टन एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ है, ये महकने लगता है और जानकारी हो जाती है कि कहीं ना कहीं गैस लीकेज है और हम फटाक से गैस को बंद कर देते हैं और एक दुर्घटना होने से बच जाती है। ये एथिल मरकैप्टन की कितनी बड़ी योगदान है, आप देख सकते हैं, नाम ही है मरकैप्टन। ठीक है, मरकैप्टन मारने को हरने वाली है, कैप्टन के रूप में काम करती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर समझ सकते हैं एथिल मरकैप्टन याद रहेगा, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एलपीजी में एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, दुर्गंधयुक्त पदार्थ कौन मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। क्या? एथिल मरकैप्टन C2H5SH, इसका फॉर्मूला होगा C2H5SH। हिंदी में लिखते हैं, ज्यादा फायदा सिद्ध होगा। एथिल मरकैप्टन, ठीक है, C2H5SH मिलाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही यूनिक है और कंपटीशन की परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है। कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एथिल मरकैप्टन या तो फॉर्मूला आपको देगा, नहीं तो नाम पूछेगा, नाम एथिल मरकैप्टन 2 बार 3 बार आपको याद हो जाएगा। C2H5SH एथिल मरकैप्टन। इस प्रकार से ये एलपीजी खत्म हुआ। फिर से आइए जान लेते हैं एलपीजी क्या है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसे उच्च दाब और निम्न ताप पर द्रवीभूत करके बनाया जाता है और इसे एक बेलनाकार पात्र में रखा जाता है, जिसको हम आम भाषा में सिलेंडर कहते हैं, और तब जाकर घरेलू उपयोग के लिए लाया जाता है। एलपीजी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है जो गैसीय फॉर्म में रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर रहते हैं। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है और 1 ग्राम एलपीजी को जलाने पर 50 किलो जूल पर मोल का ऊष्मा देता है। और एलपीजी के दहन का समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और एलपीजी ऐसे तो बिना रंग वाला, बिना गंध वाला, बिना स्वाद वाला गैस होता है, लेकिन यह लीक होने पर दुर्गंध देता है। इसका कारण यह है कि एलपीजी में भंडारण के समय एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ एथिल मरकैप्टन, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5SH होता है, एथिल मरकैप्टन जिसका रासायनिक सूत्र C2H5SH होता है, मिलाया जाता है, जिसके कारण यह दुर्गंध देता है और गैस के लीकेज की जानकारी हमें, रिसाव की जानकारी हमें हो जाती है। इस प्रकार से टॉपिक समाप्त होता है और आज से हम लोगों का जो फर्स्ट लेसन था वह पूर्णतया समाप्त हो गया। मैंने हर एक बिंदु पर कोशिश किया कि आप लोगों को आकर्षित करें और आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा गुड से गुड जानकारी प्राप्त पहुंच पाए और उसका मैंने भरपूर प्रयास किया है। आगे आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और जो प्रश्न मैंने दिया हुआ है उसका भी उत्तर मैं बताऊंगा, लेकिन अभी धैर्य रखिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट बॉक्स में उसके जवाब है, लेकिन अभी कुछ का ही जवाब आया है। आप लोग अधिक से अधिक जवाब दीजिए, कुछ प्रश्न वगैरह मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, उसको आप बनाए कमेंट बॉक्स में आप जरूर रख लिखें। मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी बहुत समय हो चुका है जिस कारण मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। मैं फिर से एक बार आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ उत्तर नहीं देने के लिए, लेकिन आपके साथ ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार जो वीडियो बनेगी उस वीडियो में सबसे पहले केवल और केवल जो पीछे प्रश्न कराए गए हैं उनके आंसर बताए जाएंगे, तब जाकर नए टॉपिक पर चला जाएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके जल्दी से 1000 का सब्सक्राइब करें, करवा पहुंचाएं
ताकि आप लोगों से मैं लाइव मुखातिब हो सकूं और आप लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन करके और भी अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर सकूं। बहुत ही जल्द 12 का भी वीडियो अपलोड होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।